चुनाव हमेशा से चर्चाओं का विषय रहा है और इस बार भी चर्चा का विषय बन गया है। इसके मुख्य कारण है बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देना। हमारा बिहार में लोगों को जो समझदारी है वो चुनाव और राजनीति के प्रति काफ़ी अच्छी है, लेकिन राजनीति समझ होने के बावजूद भी हमारे बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है और जो भी हम उम्मीदवार चुनते हैं वो हमारे लिए अच्छा काम क्यों नहीं करता है, हमारे लिए विकास का काम क्यों नहीं करता है। अगर ऐसे ही विकास के लिए अगर वो लोग सही से काम करते तो हमारा राज्य आर्थिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता और लोगों को इस स्टेट से उस स्टेट को भटकना नहीं पड़ता है। जिले हैं बक्सर जिला और रोहतास जिला, यहाँ पर अभी बीजेपी द्वारा कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है। इसमें बक्सर जिला से टिकट दिया गया है मिथिलेश तिवारी को और सासाराम सीट से टिकट दिया गया है शिवेश राम को। जैसा कि अब हम लोग जानते हैं कि मिथिलेश तिवारी कौन है, इनका पृष्ठभूमि क्या रहा है और ये कहाँ से आते हैं, क्या इनका क्वालिफिकेशन है, ये कब कब चुनाव लड़ चुके हैं, कब जीते हैं, कब हारे हैं, और इसके बारे में हम जानेंगे कि ये रहने वाले किधर के ये और ये हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी एनडीए ने अपने 5वीं लिस्ट जारी की है। इसमें जो बिहार में उनको 17 लोकसभा सीटें मिली है, उसमें 17 के 17 लोकसभा सीट के लिए उन्होंने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, जिसमें कि एक बक्सर है और एक सासाराम का सीट है। सो बक्सर के लिए मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया है और जो पूर्व सांसद थे, अभी वर्तमान सांसद थे जो अश्विनी चौबे, उनका टिकट काट दिया गया। वैसे भी अश्विनी चौबे ने हमारे लिए 10 साल में कुछ काम नहीं किया है, क्योंकि वो ना तो वहाँ के रहने वाले थे बक्सर जिले के, ना उन्हें बक्सर जिले से लगाव था। उन्हें मालूम ही नहीं था कि बक्सर जिले में कौन सा एरिया सूखाग्रस्त है और कौन सा एरिया बाढ़ग्रस्त से प्रभावित है, और जो भी योजनाएं आनी थी बक्सर जिला में वो नहीं आई और उन्होंने उसका कोई काम नहीं किया बक्सर जिला से रिलेटेड। जो भी वहाँ बक्सर जिला में एम्स खुलने वाला था उसको भी उन्होंने लेकर चला गया भागलपुर और यूज कर सके और अपने बेटे का जो अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए उनको फायदा पहुंचा सके। और बक्सर जिला के सांसद रहते हुए उन्होंने बक्सर जिला के लोगों के बारे में नहीं समझा और ना ही उनके दुख दर्द और पीड़ा को समझा। इसी तरह अभी जो टिकट दिया गया है वो मिथिलेश तिवारी को दिया गया है, वो भी बक्सर जिला के रहने वाले नहीं है, वो हमारे दूर के जो एक जिला है गोपालगंज, वहाँ के रहने वाले हैं और वो बैकुंठपुर गांव लड़ा है और तीसरी बार 2020 में उन्होंने चुनाव हार गए थे। वो भी गोपालगंज के रहने वाले हैं। इस बार उनको टिकट दिया गया है बक्सर जिला से, तो वो भी बक्सर जिला से परिचित नहीं और बाहरी उम्मीदवारों को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। अगर ऐसे ही बाहरी उम्मीदवारों को हमारे ऊपर थोप दिया जाता है और हम भी आंख बंद करके उनको वोट करेंगे और चुनाव जिताएंगे तो हमारा ना तो जिला विकास करेगा, ना जिले के लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए और जिला का विकास करने के लिए हमें लोकल तौर पे उम्मीदवारों का ऐसे ही बाहरी कैंडिडेट को हमारे ऊपर थोपा जाएगा, और बाहरी कैंडिडेट हमारे ऊपर थोपे जाएंगे तो हम हमेशा से आर्थिक दूसरे स्टेट के लिए गुलाम रहेंगे। हम ये सोच लेते हैं कि अगर रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव दे दिया गया है तो हम उसके लिए बहुत, हमारे सांसद जी ने हमारे लिए बहुत काम कर दिया है। सो ये हम बहुत बड़े मिथ्या में हैं। ट्रेन का ठहराव से हम अपने विकास का पैमाना नहीं नाप सकते, इसलिए ये सिर्फ एक मजदूर ढोने का एक विषय है। अगर ट्रेनों का ठहराव दिया जाए तो हम ये भी तो देख रहे हैं कि हमारे राज्य से कितने मजदूरों का पलायन दूसरे जगह हो रहा है। अगर हमारे राज्य में विकास बराबर तरीके से होगा तो हम ना पलायन करेंगे और ना कुछ होगा। हम फैमिली के साथ रह के हमारे राज्य में ही लोग काम करेंगे और राज्य में काम करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे और राज्य भी हमारा मजबूत होगा। राज्य कब मजबूत होगा? जब हम अपने राज्य में ही रह के अगर उस जो खर्चा है अगर हमारे राज्य में परचेजिंग पावर लोगों के लिए, लेकिन हम लोग सोच लेते हैं कि ट्रेन का ठहराव हमारे स्टेशन पे दे दिया गया तो ये हमारे लिए तरक्की का पैमाना है। ये सब हमको भूलना पड़ेगा और जो भी पार्टी हमारे ऊपर बाहरी कैंडिडेट को थोपती है उसको हमको हर तरीके से रिजेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमारे राज्य में हमको राजनीतिक समझदारी है, लेकिन राजनीतिक समझदारी हम जाति और धर्म के रूप में बंद के रह गए। जाति और धर्म से हमको बाहर आना पड़ेगा। जाति और धर्म से बाहर आके हमको राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए हमें अपने बच्चों के लिए, हमें अपने समाज के लिए सोचना पड़ेगा, हमें अपने राज्य के लिए सोचना पड़ेगा और अच्छे उम्मीदवारों को चयन करना पड़ेगा। अगर अच्छे उम्मीदवार आते भी है, अगर नहीं चुनाव जीतने के बाद काम नहीं करते तो उनको हमको तुरंत अगले चुनाव में हराना है। तो इस बार अगर जो भी बाहरी कैंडिडेट को टिकट दिया गया है उसको हम हर तरीके से निगलेक्ट करें ताकि हमारे ऊपर ऐसा कोई दबाव ना रहे और पार्टियां भी समझ जाए कि बाहरी उम्मीदवारों को हमारे ऊपर थोपने का काम नहीं करेंगे। वैसे ही अब हम बात करते हैं सासाराम से पूर्व सांसद जो छेदी पासवान, वो 2 बार चुनाव जीत चुके थे और इस बार उनका टिकट काट दिया गया है और टिकट कटने के बाद इस बार टिकट वहाँ का लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है शिवेश राम को। शिवेश राम भी सासाराम के रहने वाले नहीं है और ना ही उनको परिचित है उस
एरिया के बारे में कि सासाराम लोकसभा क्षेत्र किधर से कहाँ आता है, ये जानबूझकर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। वो भोजपुर के अगियाओं के रहने वाले हैं और वहाँ से वो एक बार चुनाव जीत चुके हैं 2010 में, 2015 में वो चुनाव हार चुके थे। उसके बाद उनको लोकसभा के लिए इस बार का उम्मीदवार बनाया गया। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे ऊपर कैंडिडेट, अगर बाहरी कैंडिडेट को थोपा जा रहा है, अगर कैंडिडेट अच्छा नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, तो हमको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इस बार हमारे कैंडिडेट को हमारे ऊपर थोपा गया है, तो ये सही नहीं है। हम ऐसे ही आर्थिक पिछड़ेपन का हमेशा हमारे लिए कारण बनते रहेगा, और आर्थिक पिछड़ेपन रहेगा तो हम तरक्की नहीं करेंगे, और ऐसे ही हम नेताओं को वोट बैंक के लिए एक साधन बन के रह जाएंगे। तो इसलिए अपनी राजनीतिक समझदारी का और सूझबूझ का परिचय दीजिए और अच्छे कैंडिडेट को जिताइए। जो बाहरी कैंडिडेट हैं उनको हराइए। अपने लोकल स्तर पे जो कैंडिडेट है उनको चुनना है और उनको ये करना है। अभी इसमें कोई जानकारी नहीं है कि इंडिया गठबंधन द्वारा किसे उम्मीदवार बनाया गया। अगर उन्होंने भी अगर बाहरी कैंडिडेट का ऐलान किया हमारे ज़िले से, तो मैं उसका भी पुरजोर विरोध करूंगा, ऐसे ही जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। तो आइए समझते हैं कि अभी जैसे कि हमारा लोकसभा सीट है, टोटल देश में 545 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। बिहार अपने सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों के मामले में चौथे नंबर पे है। तो अगर चौथे नंबर पे है तो इसका अगर हम टोटल 545 में जो हमारा लोकसभा सीट है अपना बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है, तो 40 टोटल जो बिहार का परसेंटेज है टोटल लोकसभा सीट का, वो 7.37% है टोटल अपने इंडिया के लोकसभा सीट का। सो अगर अगर हम 7.5% अगर हम लोकसभा सीटें भारत देश में दे रहे हैं, तो वैसे ही जो यूनियन बजट है हमारे देश का, उसका प्रतिनिधित्व तो भी उसके परसेंटेज में हमारे राज्य को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे देश का टोटल बजट जो है वो लगभग 47 लाख करोड़ रुपए का है, और 47 लाख करोड़ रुपए में आप समझ सकते हैं कि इस बार का जो यूनियन बजट है 2024-25 का, उसमें हमारे राज्य बिहार को 1,10,000 रुपये करोड़ का ये आवंटन किया गया है, जो कि टोटल अपने बजट का होता है मात्र 2.3%। सो अगर हम इसी तरह से जात पात धर्म के नाम पे अगर वोट देते रहेंगे, अपने मूल्यों को, आदर्शों को, अपने जो वोट देने का अधिकार है अगर उसको हम नहीं समझेंगे, तो इसी तरह हमको वोट बैंक के लिए यूज किया जाएगा और हमेशा हम पिछड़ेपन का कारण बनेंगे। कभी क्यों दिया जाता है, क्यों नहीं हमारे बजट उतना प्रतिनिधित्व तो हमारे दिया जाता है। अगर चंदा अगर बीजेपी को अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से मिल रहा है, तो उन्होंने एक अमित शाह जी ने अभी एक हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि अगर टोटल हमारे पूरे देश में टोटल सबसे ज़्यादा हमारे कैंडिडेट, सबसे ज़्यादा हमारे सांसद है, तो उस आधार पे हमको सबसे ज़्यादा चंदा मिला है। तो वैसे ही हम क्यों नहीं इस मैथ्स को अपने राज्य में लागू करें और बताएं कि हमारे राज्य में चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, तो उसके अनुसार जो हमारा बजट है उसके हिसाब से ही एलोकेट हमारे राज्य को होना चाहिए। अगर अगर हम देखें तो अगर 47 लाख करोड़ का बजट है, तो लगभग हमारे राज्य में आना चाहिए 3 लाख करोड़ के आसपास। 3 लाख करोड़ आता है तो हमारा लगभग 3 गुना बजट बढ़ेगा, तो लोगों का आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो इस बातों को समझिए और इस बात के ऊपर वोट करिए, लोगों को जागरूक करिए, और ऐसे ही जागरूक करके लोगों को समझ